मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो बीए भाग तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि पेपर फर्स्ट सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण पद्धतियाँ और उसका एक टॉपिक व्यक्तिक अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड। तो यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ पे जाएं कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति क्या है, तो शब्दार्थ के अनुसार हम देखेंगे कि व्यक्तिक अर्थात व्यक्ति का, अध्ययन पद्धति अर्थात जब व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है वैज्ञानिक पद्धतियों से, परंतु इसका यहाँ सोशियोलॉजिकली और अनुसंधान की दृष्टि से जो तात्पर्य है वो ये है कि जब किसी एकल मामले का या किसी सूक्ष्म चीज़ का सूक्ष्मता से अध्ययन करना हो, या जब हमारा अध्ययन क्षेत्र एक कोई व्यवस्था, एक समुदाय, एक संगठन, एक घटना है ना, या किसी भी संस्कृति का अध्ययन भी हो सकता है, परंतु एकल अध्ययन पद्धति के अंतर्गत जो अनुसंधान किया जाता है वो सूक्ष्मता लिए हुए होता है, अर्थात किसी भी विषय का गहनता से और सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है। जिनने जो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को परिभाषित किया है, तो उनके अनुसार एक आनुभाविक जांच जो एक तत्कालीन घटना की स्वयं के जीवन के संदर्भ में अन्वेषण करती है, जब घटना और संदर्भ के बीच की सीमाएं स्पष्ट न हों और जिसमें साक्ष्य के अनेक स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। यदि इसके अर्थ को हम समझें तो जब किसी भी घटना के और संदर्भ के बीच की सीमाएं स्पष्ट नहीं हो और तब साक्ष्य के जो हमें प्राप्त साक्ष्य हैं उनका अनेक स्रोतों से जब प्रयोग किया जाता है तो वो व्यक्तिगत अध्ययन कहलाती है। और यह आनुभाविक जांच की एक पद्धति है जिसमें अनुभवों के द्वारा जांच की जाती है। इसी प्रकार क्रॉमरे ने जो परिभाषित किया है इसको, वो है व्यक्तिगत अध्ययन में व्यक्तिगत मामलों का अध्ययन शामिल होता है जो कि प्रायः अपने प्राकृतिक वातावरण में और एक लंबी समय अवधि के लिए किया जाता है। इस प्रकार से एक प्रकार का यह अनुसंधान अभिकल्प है, अर्थात रिसर्च डिजाइन है, जिसमें आमतौर पर आधार सामग्री के स्रोत का चयन करने के लिए गुणात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। अब हम यह समझेंगे कि जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, अर्थात इसमें गुणात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है। जब भी किसी भी चीज़ का, किसी भी घटना का, किसी विषय वस्तु का हम सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं तो हमारा जो रिसर्च है वो गुणात्मक रिसर्च हो जाता है, गुणात्मक अनुसंधान हो जाता है, अर्थात मात्रात्मक पक्ष पे ध्यान कम दिया जाता है जबकि गुणात्मक पक्ष पे ध्यान अधिक दिया जाता है। और अब जैसे इसको हम यदि उदाहरण से समझेंगे कि एक कोई लड़का है, वो माता पिता के नियंत्रण की कमी से मान लो, या मित्रों के कहने से मान लो, या जो स्कूल में वो जाता है तो अध्यापकों के ध्यान न देने से मान लो, या अन्य किसी कारण से वो बाल अपराधी बन जाता है। और जब बाल अपराध करने लगता है तो धीरे धीरे वो किशोर अपराधी बन जाता है और फिर अनेक यौन संबंधी अपराध करने लगता है, पेशेवर अपराधी बन जाता है। तो जब हम केस स्टडी हिस्ट्री विधि से इस अपराधी का पता लगाते हैं तो उसमें ये अध्ययन पद्धति काम में आती है, अर्थात जब सूक्ष्मता से हम अध्ययन करने की बात करते हैं तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति अथवा केस स्टडी मेथड काम में लिया जाता है। अब हम लोग इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो हार्टफील्ड और सरांतकॉस ने जो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की विशेषताएं बताई है वो इस प्रकार से बताई है। पहली है, यह संपूर्ण इकाई को उसकी समग्रता में अध्ययन करता है, न कि इन इकाइयों के चुने हुए पहलुओं या चरों का। जैसा कि हमने पहले बात की कि यह इकाई का सूक्ष्मता से अध्ययन करता है, अर्थात जो संपूर्ण इकाई है उसका समग्रता में अध्ययन किया जाता है, न कि उनके कुछ चुने हुए पहलुओं का। क्योंकि किसी भी घटना का जब सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे तभी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति काम में ली जाती है, क्योंकि उसके सभी पक्षों को टटोला जाता है या खंगाला जाता है। दूसरा है,
विकृतियों और त्रुटियों से बचने के लिए उसमें आधार सामग्री संग्रह की कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो डेटा कलेक्शन है उसके अंतर्गत अनेक विधियों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि इस अध्ययन विधि को काम में लेने का तात्पर्य यही है या उद्देश्य यही होता है कि हम किसी घटना के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि कोई भी बच्चा जब अपराधी बनता है और धीरे धीरे वो पेशेवर अपराधी की तरफ बढ़ता जाता है, तो उसमें स्पष्ट होता है कि हम उसके बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं और इसके अंतर्गत समग्रता से या संपूर्ण का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है, यह प्रायः एकल इकाई का अध्ययन करता है। एक इकाई एक अध्ययन होती है। जैसे सूक्ष्मता से अध्ययन तभी हो पाएगा किसी भी घटना का या किसी भी प्रघटना का जबकि उसमें जो अध्ययन क्षेत्र है वो कम होगा या एकल इकाई होगी। जैसे किसी व्यक्ति का अध्ययन है या यदि हम किसी संस्था का भी अध्ययन करते हैं तो उसमें संपूर्णता लिए हुए होना आवश्यक होता है, अर्थात उसमें संपूर्णता होना आवश्यक है। अगला है, यह उत्तरदाता को एक ज्ञानवान व्यक्ति समझता है केवल आधार सामग्री के स्रोतों के अर्थात कहने का मतलब ये हुआ केवल एक उत्तरदाता जो है वो एक ज्ञानवान व्यक्ति है और केवल आधार सामग्री के जो स्रोत हैं उनके रूप में उत्तरदाता को नहीं देखा जाता, कि केवल ये नहीं समझा जाता कि जो उत्तरदाता है वो हमारे डेटा कलेक्शन में हेल्प करता है, बल्कि उसे एक ज्ञानवान व्यक्ति समझा जाता है, क्योंकि तभी निष्कर्ष जो हैं सूक्ष्मता से कर सकते हैं हम जबकि उत्तरदाता स्वयं उसमें हिस्सा ले और स्वयं सही जानकारी उपलब्ध करवाए। क्योंकि यदि हम किसी बाल अपराधी का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के समय वो बाल अपराधी या उसके बारे में जो बता रहा है वो अगर ज्ञानवान नहीं होगा या वो सही जानकारी नहीं देगा तो हमारे जो निष्कर्ष हैं वो सही प्राप्त नहीं होंगे, हमारा अनुसंधान पूर्ण नहीं होगा एवं विश्वसनीय नहीं होगा। अगला है व्यक्तिक अध्ययन के उद्देश्य, कि जो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति है उसके वे कौन से उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। रॉबर्ट बर्न्स ने व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। जो अगले के उद्देश्य दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को स्क्रीन पे, वो उद्देश्य रॉबर्ट बर्न्स ने बताए हैं। पहला है प्रारंभिक जांच अन्वेषण के रूप में इसका प्रयोग करना, क्योंकि यह उन चरों, प्रक्रियाओं तथा संबंधों को प्रकाश में ला सकता है जिनके लिए अधिक सघन जांच वांछित हो। इस अर्थ में यह भविष्य के अनुसंधान के लिए प्राकल्पना का स्रोत भी हो सकता है। अब यदि इस उद्देश्य को हम समझें तो इसके अंतर्गत यह उन चरों का अध्ययन करता है या उन चरों को प्रकाश में ला सकता है जिसके लिए सघन जांच अर्थात सूक्ष्मता से यदि हम किन चरों की जांच करना चाहते हैं तो वो इसके लिए ये अध्ययन पद्धति, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति काम में ली जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है वो भविष्य में यदि हम उस संबंध में कोई प्राकल्पना बनाना चाहते हैं उसमें भी अत्यधिक सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि जो प्राकल्पना होती है वो हमें किसी भी समस्या से संबंधित पूर्व की रूपरेखा होती है एवं पूर्व की ऐसे रिसर्च डिजाइन से पहले जब हम करते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें क्या क्या निष्कर्ष आने की संभावनाएं होती है। तो जो भविष्य की संभावनाएं हैं वो निर्धारित करने के लिए भी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका एक उद्देश्य होता है। अगला है किसी भी घटना की गहन जांच करने के उद्देश्य से और विस्तृत जनसंख्या के विषय में जिससे वह इकाई संबंध है सामान्यकरण स्थापित करने की दृष्टि से उसका गहनता से विश्लेषण किया जाता है। अर्थात इसका उद्देश्य किसी भी फिनोमिना की गहनता से जांच करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला है उपाख्यानात्मक साक्ष्य प्राप्त करना जिससे अधिक सामान्य निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती हो। जब भी हम
किसी भी विषय के बारे में अधिक सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं तो जो हमारे निष्कर्ष हैं वो अधिक क्लियर होते हैं, अधिक स्पष्ट होते हैं, सत्यता लिए हुए होते हैं, और जो सामान्य निष्कर्ष होते हैं वो निकालने में हमको इस अध्ययन पद्धति से मदद मिलती है। अगला है सार्वभौमिक सामान्यीकरण को नकारना। सिद्धांत निर्माण में एक मामला महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व करने की जांच की दिशा केंद्रित करने में सहायक हो सकता है। अब जब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की, तो सार्वभौमिक सामान्यीकरण कौन सा होता है? जो सभी लोग या किसी समूह के सभी लोगों द्वारा सामान्यतः जो समझा जाता है, परंतु इस अध्ययन पद्धति में जो सामान्य निष्कर्ष हैं उनको महत्व नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि हम स्वयं इस घटना के किसी भी घटना के बारे में सूक्ष्मता से अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं, और जब भी किसी घटना के बारे में सूक्ष्मता से अध्ययन करने का प्रयत्न किया जाता है तो वहाँ पे जो सार्वभौमिक सामान्यीकरण है, जो सार्वभौमिक सामान्य बातें हैं, उनको नकारा जाता है, क्योंकि इसमें स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा अध्ययन किया जाता है और वो वैज्ञानिक अध्ययन सूक्ष्मता लिए होता है। अतः जो सार्वभौमिक सामान्यीकरण है इसमें उसको नकारा जाता है। अगला है इसे स्वयं में एक आदर्श, अनोखा व रोचक मामले के रूप में प्रयोग करना। इसमें जो अनुसंधान करता है वह स्वयं अपने जो अनोखे और आदर्श और रोचक मामले हैं उसके रूप में ही वो प्रयोग करता है, अर्थात वो स्वयं उसको अपने स्तर पर, अपने लेवल पे उन चीज़ों की जांच करता है और निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करता है। इसलिए व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा ये जो अभी हम लोगों ने उद्देश्य बताए वो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के उद्देश्य हैं। और व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का जो लाभ होता है, सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है, वो होता है कि इसके अंतर्गत किसी भी घटना के बारे में, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसका सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है। और जब भी हम किसी अनुसंधान में सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं तो उसमें जो निष्कर्ष हैं वो निष्कर्ष विश्वसनीय एवं सत्यता लिए हुए होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है, जो केस स्टडी मेथड है, उसके अर्थ परिभाषा, उसकी विशेषताएं और उसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा की है। और कुछ टॉपिक जो साक्षात्कार में और व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में रह गया है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उनकी चर्चा करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें से छोटा और बड़ा परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न अवश्य बनता है। उस दृष्टिकोण से और रिसर्च मेथड की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। धन्यवाद।